नमस्कार, HPR क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण भाग, भाग 3, और भाग 3 में है मौलिक अधिकार। अगर कोई कहे कि संविधान का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है, वो महत्वपूर्ण भाग है मौलिक अधिकार, क्योंकि मौलिक अधिकार को भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। तो इसका मतलब आप समझ सकते हो कि संविधान का कितना महत्वपूर्ण भाग है। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में भाग 3 में है। भाग 3 में अनुच्छेद कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 12 से 35 तक है। सीधा मौलिक अधिकार भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, जो भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 तक है। भारतीय संविधान के जो मौलिक अधिकार हैं, उनका जो प्रेरणा स्रोत है वो है अमेरिका का संविधान। भाई सीधा प्रश्न आ सकता है कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों को कहां से ग्रहण किया गया है? अमेरिका के संविधान। अमेरिका का जब संविधान बना था उस समय भी वहां पे मौलिक अधिकार मूल संविधान में नहीं थे, लेकिन एक साथ अमेरिका में 10 संविधान संशोधन किए गए थे और 10 संविधान संशोधन करके 1791 में मौलिक अधिकारों को जोड़ा गया था। मौलिक अधिकार जोड़े गए थे और कितने संशोधन हुए थे? 10 संशोधन हुए थे। जो मौलिक अधिकार वाला भाग है उसको भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा। प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? मौलिक अधिकार। मैग्ना कार्टा क्या था? ब्रिटेन के राजा थे जॉन किंग। जॉन किंग ने 15 जून 1215 को एक अधिकार पत्र जारी किया था। अधिकारों का एक पत्र जारी किया था, उसे मैग्ना कार्टा कहा गया था। पहले ब्रिटेन का राजा था, वो सर्वशक्तिशाली होता था, लेकिन सामंतों के दबाव में ब्रिटेन के राजाओं को, या जो ब्रिटेन का राजा था उनके ऊपर भी कुछ प्रतिबंध लगा दिए गए थे कि राजा भी कानूनों से बंधा हुआ है, कानूनों के बाहर जाकर के कोई कार्य नहीं किया जा सकता। तो ब्रिटेन का मैग्ना कार्टा कब आया था? 1215 में। मैग्ना कार्टा क्या होता है? मैग्ना कार्टा होता है महान चार्टर। महान चार्टर। भारतीय संविधान के भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा क्या था? 1215 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जॉन किंग के द्वारा, जिसमें राजा की शक्तियों को सीमित कर दिया था। यह क्या है? अधिकारों का प्रपत्र था। ठीक है, अब आगे देखते हैं अपन मौलिक अधिकार की परिभाषा कि मौलिक अधिकार होता क्या है। मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो व्यक्ति के विकास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं और जिनको संविधान में जगह दी जाती है और न्यायपालिका के द्वारा गारंटी प्रदान की जाती है। तो मौलिक अधिकार का अर्थ क्या हुआ? मौलिक अधिकार वे अधिकार जो व्यक्तियों के चहुमुखी विकास के लिए आवश्यक है। 2 बिंदु याद रखना इसमें। व्यक्तियों के चहुमुखी विकास के लिए आवश्यक, चहुमुखी विकास के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है। दूसरी बात,
ये आवश्यक होते हैं, उसी की वजह से संविधान में सम्मिलित होते हैं, संविधान में शामिल होते हैं, शामिल होते हैं। तीसरी बात, अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन किया जाता है या हनन होता है तो न्यायालय आपको गारंटी प्रदान करता है, न्यायालय के द्वारा रक्षा की गारंटी होती है, रक्षा की गारंटी होती है। ये अधिकार होते हैं वो क्या कहलाते हैं? मौलिक अधिकार कहलाते हैं। वे अधिकार जो व्यक्तियों के विकास के लिए, चहुमुखी विकास के लिए क्या होते हैं? आवश्यक होते हैं, संविधान में सुरक्षित किए जाते हैं और न्यायालय उनकी क्या करता है? रक्षा की गारंटी देता है। अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो न्यायालय क्या करता है? रक्षा करता है। अब देखते हैं अपन भारत के संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं। संविधान में मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में जो मूल संविधान था उसमें 7 मौलिक अधिकार थे। मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? 7। कौन कौन से? पहला मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। अनुच्छेद कहां से कहां तक है? 14 से 18। ये याद रखना है, सीधा प्रश्न आ सकता है कि भारतीय संविधान में समानता का अधिकार कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक है? 14 से 18। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। तीसरा मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें 2 अनुच्छेद हैं, 23 और 24। चौथा अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 25 से 28 तक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। पांचवा जो मौलिक अधिकार है वह शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार। संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 और 30। छठा मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 32। 7वां मौलिक अधिकार था, है नहीं। वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है? 6। मूल संविधान में कितने थे? 7 थे। 7वां मौलिक अधिकार कौन सा था? संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 31 में। ये आपको याद होना चाहिए सबके। भारतीय संविधान में, मूल संविधान में 7 अनुच्छेद थे, वर्तमान में कितने हैं? 6। समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 एवं 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार 29 एवं 30, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 32। 7वां मौलिक अधिकार कौन सा था? संपत्ति का अधिकार था, जो अनुच्छेद 31 में था। 44वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो संपत्ति का मौलिक अधिकार था उसको हटा दिया गया, हटाकर के वर्तमान में उसको कहां रखा गया है?
वर्तमान में उसको अनुच्छेद 300A में डाल दिया गया है और 300A में डाल करके कानूनी अधिकार बना दिया गया है। कानूनी अधिकार, आप अपनी संपत्ति अर्जित कर सकते हो, ये आपका कानूनी अधिकार है। मौलिक अधिकार वर्तमान में नहीं है। मौलिक अधिकार कितने हैं? 6। सातवां मौलिक अधिकार कौन सा था? संपत्ति का अधिकार। इसको किस संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया है। और वर्तमान में कौन से अनुच्छेद में डाल दिया? अनुच्छेद 300A में डाल करके एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब अपन देखते हैं मौलिक अधिकारों की विशेषताएं क्या है। कि भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है उनकी विशेषताएं, ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। यहां पे आप विशेषताएं समझ लोगे तो आपकी समझ में आ जाएगा कि मौलिक अधिकार इतने महत्वपूर्ण क्यों है। सबसे पहली बात, मौलिक अधिकार सकारात्मक प्रवृत्ति के भी होते हैं और नकारात्मक भी होते हैं। तो इनकी प्रवृत्ति कैसी है? नकारात्मक एवं सकारात्मक दोनों। कुछ मौलिक अधिकार हैं वो आपको काम करने की आजादी देते हैं। आजादी देने का मतलब क्या है? वो नकारात्मक, आपके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं होता है, उस स्थिति को नकारात्मक स्थिति कहते हैं। लेकिन कुछ कार्य सरकार को काम करने के लिए कहते हैं, जैसे विधवाओं के लिए पेंशन की व्यवस्था, बच्चों और महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान, ये कैसे हैं? सकारात्मक। तो पहली विशेषता होगी इनकी जो प्रवृत्ति होती है वो नकारात्मक एवं सकारात्मक। दूसरा, वाद योग्य। वाद योग्य का मतलब है अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो व्यक्ति सीधा या तो सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है, सीधा जा सकता है, उसको अधीनस्थ न्यायालय में जाने की आवश्यकता नहीं है। संविधान का अनुच्छेद जो 32 है वो कहते हैं कि व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होने पे व्यक्ति सीधा सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। मान लो कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना चाहता तो वो हाई कोर्ट भी जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत वो सीधा कहां जा सकता है? हाई कोर्ट जा सकता है। किस स्थिति में? जब उसके अधिकारों का क्या होता है? हनन होता है। नंबर 3, मौलिक अधिकार असीमित नहीं है। असीमित नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको मौलिक अधिकार मिल गए तो आप दावा कर दोगे कुछ भी करने की। जैसे अनुच्छेद 19 में आपको विचार एवं अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है, तो वो जो अधिकार है वो सीमित नहीं है। ऐसा नहीं कि आपका तो हाँ ये अधिकार है, सीमित है, मैं तो इसका कितना भी प्रयोग कर सकता हूं, ऐसा नहीं। उसके ऊपर भी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(2) है, वो उसके ऊपर क्या लगाता है? प्रतिबंध लगाता है। आप कह दो कि भाई कोई ऐसी स्थिति जहां पे दंगा हो गया, अब आप कह दो मेरे विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन एकता एवं अखंडता की जो स्थिति है उस स्थिति में क्या होता है? आपके अधिकार क्या हो जाते हैं? सीमित हो जाते हैं। असीमित अधिकार नहीं है। ठीक है। नंबर 4, ये इंपॉर्टेंट अभी आरएस एग्जाम में आया था। आरएस जो प्री के एग्जाम हुए थे ना, उसमें बहुत अच्छा प्रश्न आया था कि कौन कौन से अधिकार हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। तो अपन ये कह सकते हैं कि सारे के सारे मौलिक अधिकार सारे व्यक्तियों को प्राप्त नहीं है। मान लो कोई अमेरिकी व्यक्ति भारत में आ गया या कोई ब्रिटेन का नागरिक भारत में घूमने आ गया, तो उसको भारत के सारे जो मौलिक अधिकार है वो प्राप्त हो जाएंगे? वो नहीं होंगे। कुछ अधिकार हैं वो केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त होते हैं। तो चौथी विशेषता है सभी अधिकार सबके लिए नहीं है। सबके लिए नहीं है। कुछ अधिकार भारतीयों को है, कुछ अधिकार केवल भारतीयों को प्राप्त है, केवल
भारतीयों को प्राप्त है। ये इंपॉर्टेंट है, अभी प्रश्न पूछा गया, प्राप्त है। यहां पे मैं आपको 5 बता दूं। अनुच्छेद 15 के अंतर्गत जो मौलिक अधिकार है 16, 19, 29 और 30, ये 5 मौलिक अधिकार हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। जिनके पास भारत की नागरिकता है उन व्यक्तियों को ये 5 अधिकार प्राप्त है। इनके अलावा जो अधिकार है वो सारे नागरिकों को प्राप्त है। कोई विदेशी नागरिक भारत में घूमने आ रहा है उसको भी ये अधिकार है प्राप्त है। क्या विशेषता हुई? प्रकृति कैसी होती है? नकारात्मक है और सकारात्मक है। कुछ ऐसे हैं जो नकारात्मक प्रवृत्ति, कुछ सकारात्मक। ये वाद योग्य है। अधिकार असीमित नहीं है, सरकार उनके ऊपर प्रतिबंध लगा सकती है। और सभी अधिकार सभी के लिए नहीं है, कुछ अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। याद रखना कौन कौन से? अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30। ये यहाँ 30 नहीं पूछा गया था, इतना ही आया था एग्जाम में कि निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं? कौन कौन से हैं? 15, 16, 19 और 29। 30 नहीं था इसमें। नंबर 5, मौलिक अधिकार है वो सरकार की जो नीतियां होती है, एक पक्षीय कोई सरकार ने निर्णय ले लिया उसके ऊपर क्या लगाती है? प्रतिबंध लगाती है। तो सरकार के एक पक्षीय निर्णय पर प्रतिबंध, एक पक्षीय निर्णय पर प्रतिबंध। सरकार ने कोई ऐसा निर्णय ले लिया जो व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन करता है, तो न्यायालय के द्वारा उन निर्णयों के ऊपर क्या लगाया जा सकता है? प्रतिबंध लगाया जा सकता है। नंबर 6, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार विशेष परिस्थितियों में समाप्त किए जा सकते हैं। इसका मतलब मौलिक अधिकार स्थायी नहीं है, स्थायी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या संसद के द्वारा जो मौलिक अधिकार है उनमें संशोधन किया जा सकता है। संशोधनों के द्वारा मौलिक अधिकारों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे अपन देखते हैं जब संविधान लागू हुआ था उस समय मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? 7 थी। वर्तमान में कितनी है? 6। तो अपन ये दावा कर सकते हैं कि आज अपने पास जो मौलिक अधिकार प्राप्त है वो हमेशा रहेंगे। हो सकता है कुछ मौलिक अधिकारों में बढ़ोतरी हो जाए, कुछ में कमी हो जाए, ऐसा पॉसिबल है ना। तो मौलिक अधिकार स्थायी नहीं। नंबर 7, मान लो देश में आपातकाल लगा हुआ है, इमरजेंसी लगी हुई है। अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल लगता है, एक 356 के तहत आपातकाल लगता है, एक 360 के तहत। राष्ट्रपति 3 आपातकालों की घोषणा कर सकता है। तो आपातकाल में भी मौलिक अधिकार समाप्त हो जाते हैं, लेकिन केवल 2 मौलिक अधिकार हैं जो कभी भी समाप्त नहीं होते, चाहे आपातकाल लगा हो, कैसी भी स्थिति पैदा हो जाए। तो आपातकाल में मौलिक अधिकारों का निलंबन, मौलिक अधिकारों का निलंबन हो सकता है। पक्का यह प्रश्न पूछा जाएगा, चाहे रीट में पूछे चाहे सेकंड ग्रेड में पूछे, यह प्रश्न पूछा जाएगा कि आपातकाल में कौन से मौलिक अधिकार हैं जिनका निलंबन नहीं होता। याद रखना 2, अनुच्छेद 20 और 21। 20 और 21 में जिन मौलिक अधिकारों का उल्लेख है वो मौलिक अधिकार आपातकाल की परिस्थिति में भी समाप्त नहीं होते। नंबर 8 विशेषता देखो, मान लो किसी क्षेत्र में अशांति फैल गई हो, उस अशांति वाले क्षेत्र में सरकार ने मार्शल लॉ लागू कर दिया गया है। याद रखना मार्शल लॉ शब्द का उल्लेख है संविधान में नहीं है, सैनिक कानून है। मार्शल लॉ लागू हो गया है, तो मार्शल लॉ की स्थिति में सारे के सारे जो अधिकार हैं वो सैनिक प्रशासन के पास चले जाएंगे, तो सारे मौलिक अधिकार हैं वो समाप्त हो जाएंगे। तो मार्शल लॉ के समय अधिकार समाप्त हो जाएंगे, अधिकारों की समाप्ति। ठीक। अब मौलिक अधिकार सभी के लिए समान नहीं है
नवी विशेषता, सभी के लिए समान नहीं है। मान लो कोई पुलिस में, ठीक है, अर्धसैनिक बल है, सेना है, तीनों प्रकार की सेना आ जाएगी इसमें। कोई गुप्तचर है, उसके लिए अधिकार सीमित नहीं है, उसके अधिकारों में सरकार के द्वारा कटौती की जा सकती है। ठीक है। नंबर 10, अधिकार है वो सरकार के विरुद्ध भी है, सरकार व राज्य के विरुद्ध, सरकार व व्यक्तियों के विरुद्ध, व्यक्तियों के विरुद्ध प्राप्त है। कोई भी व्यक्ति है वो सरकार से भी अपने मौलिक अधिकारों की मांग कर सकता है। अगर किसी सरकार ने किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन किया है, या मान लो किसी दूसरे व्यक्ति ने उस व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन किया है, तो भी वो क्या कर सकता है, मांगे कर सकता है। ये 10 विशेषता होगी। थोड़ा सा पहले क्या है, इनकी प्रकृति सकारात्मक और नकारात्मक दोनों है। दूसरी वाद योग्य है। तीसरा अधिकार असीमित नहीं है। नंबर 3 मौलिक अधिकार सबके लिए समान नहीं है, ये आरएस में प्रश्न पूछा गया था। नंबर 5 सरकार के एक पक्षीय निर्णय पर क्या लगाते हैं, ये प्रतिबंध लगाते हैं। मौलिक अधिकार स्थायी नहीं है, संसद इनको क्या कर सकती है, परिवर्तित कर सकती है विशेष बहुमत के द्वारा, विशेष बहुमत के द्वारा। और आपातकाल में मौलिक अधिकारों का क्या हो जाता है, निलंबन हो जाता है। मार्शल लॉ लगा है उस समय भी मौलिक अधिकार क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। मौलिक अधिकार सबके लिए समान नहीं है, जैसे पुलिस, अर्धसैनिक बल, सेना और गुप्तचर है उनके लिए। और जो मौलिक अधिकार है सरकार व व्यक्ति दोनों के विरुद्ध व्यक्तियों को प्राप्त है। हाँ, अब देखते हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार में अपन सारे अनुच्छेद पढ़ेंगे 12 से लेकर के 35 तक। 12 से 35। अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा है, राज्य की परिभाषा है, याद रखना है। प्रश्न कहीं ना कहीं पूछेंगे कि राज्य की परिभाषा कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 12 में। सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि इसमें संसद, विधानमंडल, स्थानीय सरकारें, निजी एजेंसियां और सरकार के द्वारा संचालित कोई भी समिति है या कोई भी संस्था, सरकार द्वारा संचालित संस्था, संचालित संस्था क्या होगी, राज्य होगी। राज्य का मतलब यहाँ पे केवल देश नहीं है, राज्य का मतलब संसद भी है, विधानमंडल भी है, स्थानीय सरकारें भी है, कोई निजी एजेंसियां जो सरकार के साथ मिलकर के कार्य कर रही है, वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, राज्य में आएगी। ठीक है। एक सुप्रीम कोर्ट का वाद था जिसमें एनसीईआरटी के बारे में पूछा था कि एनसीईआरटी है वो राज्य है या नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था एनसीईआरटी राज्य नहीं है। 12 में हो गया। अनुच्छेद 12 में क्या है, राज्य की परिभाषा। अब अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 13 कहता है कि मूल अधिकारों के असंगत कोई भी विधियां हैं वो शून्य हो जाएगी। ऐसी कोई विधि बनी हुई है जो मौलिक अधिकारों का हनन करती है तो वो क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। मूल अधिकारों के असंगत विधि, असंगत विधि क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी या शून्य हो जाएगी। इसी में इंपॉर्टेंट है 13(2), अनुच्छेद 13(2) में कहता है कि सरकार या व्यवस्थापिका व कार्यपालिका द्वारा
बनाया गया कोई भी कानून अगर मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो न्यायालय क्या कर सकता है, उसको वैध या अवैध घोषित कर सकता है। इसमें कह सकते हैं न्यायिक पुनरावलोकन है, न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन इसमें क्या होता है, इंग्लिश में कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। व्यवस्थापिका व कार्यपालिका द्वारा बनाया गया कानून अगर व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो न्यायालय उसको समाप्त कर सकता है। दो बातें लिखिए, वैध भी हो सकता है और अवैध भी हो सकता है। अगर न्यायालय को लगता है कि मौलिक अधिकारों का हनन नहीं करता है तो उसको कहते हैं ठीक है लागू कर दो। लेकिन उसको लगता है कि मान लो एक अधिनियम बना, कोई भी अधिनियम बनाया, वो पूरा अधिनियम व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को समाप्त नहीं करता, उसमें से कुछ पंक्तियां हैं, कुछ हिस्सा है। मान लो पूरा अधिनियम है वो मौलिक अधिकारों का हनन नहीं करता, कुछ हिस्सा क्या करता है, मौलिक अधिकारों का हनन करता है, तो उस हिस्से को क्या कर देता है, वो अवैध घोषित कर देता है। अगली वाली क्लास में अपन एक एक मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ेंगे। तो अपनी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो होगी समानता का अधिकार। धन्यवाद। आपको क्लास कैसी लगी जरूर बताएं। थैंक यू।